हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान के इस लेक्चर में आज हमारा दूसरा वीडियो है। होपफुली आप सभी को पिछला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर जाके देखिए। उस वीडियो लेक्चर का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके दोस्तों, उस लेक्चर को देखने के बाद ही आज का आप लेक्चर दिखेगा। यह क्लास 10 का राजनीतिक विज्ञान का लेक्चर है, जिसमें हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हम पहले चैप्टर को देख रहे थे, जिसमें संविधान निर्माण के कार्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ों को अपनाए जाने की बात कही गई थी, उनके बारे में हमने डिटेल से यहाँ पे जाना दोस्तों। साथ ही हमने यह भी देखा कि जापान के संविधान को किस तरीके से बनाया गया और किन बातों को उसमें ध्यान रखा गया, इस बातों पे भी हम डिस्कशन किए। देखिए, भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में अगर हम जानें तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है इतिहास का काफ़ी लंबा कदम रहा। सबसे पहले हमारे देश में 1773 में सबसे पहला संविधान का एक ढांचा जो है देखने को मिलता है दोस्तों। वह कैसे होता है, आप सभी को पता ही होगा कि हमारा देश इस समय क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होने जा रहा था। तो धीरे 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 करके यहाँ पे 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका था जो कि बंगाल में है, और 1764 में बक्सर का युद्ध हो चुका था। ठीक है दोस्तों, जो कि बंगाल के अधीन ही आता था। अब इन दोनों क्षेत्रों पे अंग्रेजों का कंट्रोल हो चुका था। तो 1773 में जो ब्रिटिश क्राउन है उसने जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मनमाना तरीके से यहाँ पे जो लूट करने की जो प्रक्रिया चल रही थी उस पर नकेल कसने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया दोस्तों। जिसमें उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे अधिकारों को खींच लिया अपनी तरफ, यानी रोक दिया उनको गलत कदम उठाने से। लेकिन फिर भी वो अपना मनमाना काम कर ही रहे थे। इसी बीच में उन्होंने 1774 में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी थी दोस्तों, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये भी हो गया था। तो कुछ यहाँ पे बेसिक बातें हैं यहाँ पे। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं आगे इसके क्या चरण बताए गए हैं। तो 19वीं सदी के अंत तक आते आते क्या होता है, भारतीयों को नगर निगम आदि के चुनाव में एक भूमिका देने की बात कह दी गई थी। मतलब इंडियंस भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे अगर म्यूनसिपल के इलेक्शन होते हैं तो। फिर 1885 में आप सभी को पता है कांग्रेस का गठन हो जाता है, और इसके बाद तो बहुत ज़्यादा भारतीयों की प्रशासन में पार्टिसिपेशन की मांग उठाई जाने लगी दोस्तों। इसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ते जाएं तो धीरे धीरे भारतीयों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और सभी अंतिम शक्ति और अधिकार अंग्रेज और वायसराय के हाथों में ही थी भले ही, लेकिन फिर भी भारतीयों ने अपनी मांग को रखना बंद नहीं किया। वे मांग को उठाते रहे बीच बीच में दोस्तों, क्योंकि वे चाहते थे कि उन्हें एक सार्वभौमिक सरकार मिले, सार्वभौमिक मताधिकार मिले, जिससे वो चुने अपने सरकार को कि उनकी सरकार कैसी होगी। ठीक है, जो कि उनके लिए उत्तरदायी हो। इसलिए उनको उत्तरदायी सरकार की मांग करना उन्होंने शुरू कर दिया दोस्तों। उसी बीच में हम देखते हैं 1928 के आते आते मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी दोस्तों। यह नेहरू रिपोर्ट कब पेश की उन्होंने, यह नेहरू रिपोर्ट उन्होंने 10 अगस्त 1928 को पेश करा था। और उसमें कुछ खास बिंदु थे दोस्तों। जैसे सबसे पहले पूर्ण जिम्मेदार सरकार, यानी सभी वयस्क महिला और पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों वोट करेंगे, वही लोग चुनेंगे और फिर उसके बाद सरकार बनेगी। जो जो भी यहाँ पे अल्पसंख्यक होंगे, यानी कि अल्पसंख्यक मतलब कि जैसे भारत है तो यहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, या दूसरे धर्म के लोग, पारसी, ईरानी, ये सब लोग अल्पसंख्यक हैं, जैन लोग अल्पसंख्यक हैं, तो उनके लिए भी आरक्षण प्रावधान किया जाएगा उसमें। इसकी बात भी नेहरू रिपोर्ट में पेश की गई थी। 10 अगस्त 1928 की डेट को मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु कहा गया कि नागरिक अधिकार होंगे, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार होगा, कि उनके अगर अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा है, तो उनको बोलने का तो हक दो भाई। पूरा ही मुख बधिर बना देना कहाँ तक सही है। इसको बाद में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन आज के डेट में है, संविधान, उसमें भी आर्टिकल 19 में जोड़ा गया है दोस्तों। उसके बाद देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, पंथ निरपेक्षता का अधिकार होना चाहिए, शांतिपूर्ण सभा करने का भी अधिकार का मांग करा इन्होंने। साथ ही सम्मेलन और संगठन व संघ बनाने का भी अधिकार का मांग करा दोस्तों इन्होंने। बहुत ही अच्छे बिंदु को रखा इन्होंने। चौथा बिंदु इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन कर दो। मतलब मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में रहेंगे, गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात में रहेंगे, ऐसा इन्होंने अपनी बात में कहा। और 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी तेज हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1930 में
लाहौर में मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा फहरा दिया था, और उसको ही हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस इन्होंने इंडिपेंडेंस डे घोषित भी कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग भी कर दी थी उसी तारीख से। अब देखिए, इतना प्रभाव जब हो रहा था तो अंग्रेज परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो 1935 में उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 एक पास कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, भारतीयों को भी हम अधिकार दे देते हैं कि वो भी हमारे जो है मंत्रिमंडल में आके बैठ सकें। लेकिन उसमें उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न क्या होता है दोस्तों? पूरक प्रश्न मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन करा, अब उसी क्वेश्चन में मुझे कोई डाउट आया, मैं उसी क्वेश्चन को करना चाहता हूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे पूरक प्रश्न को पूछने से उनको मना कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए उन्होंने कई ऐसे प्रावधान भी किए। क्या क्या प्रावधान किए? जैसे कि स्वतंत्र भारत के संविधान में देखो, 1935 में जो अधिनियम बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, और शॉर्ट में देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जो कि बाद में हमारी देश जब आज़ाद हो जाती है उसमें भी उन नियमों को डाल दिया जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 60% हमारे देश का संविधान जो आज है वह भारत शासन अधिनियम से ही प्रेरित है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मूल रूप से वही नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ निचोड़ निकाला गया है और उसको बदल करके हमारे देश के संविधान में डाल दिया गया है। 1935 में मताधिकार भारत की एक बहुत सीमित आबादी यानी केवल 10% लोगों को ही प्राप्त थी। ठीक है दोस्तों, और कुछ सीट केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित रखी गई थी, जहां केवल उस धर्म के लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। मतलब रिजर्वेशन वाली बात जो नेहरू रिपोर्ट में थी उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1935 में भारत को पूरी स्वतंत्रता तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी कुछ अधिकार मिले। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त जो वायसराय होता था, या जिसको आप गवर्नर जनरल कहते हैं, उसके पास कई इंपॉर्टेंट राइट्स थे, उनके पास कई इंपॉर्टेंट अधिकार थे। और वो चुनी गई विधायिका यानी कि जो कानून बनाती है, जैसे लोकसभा में जो सांसद बैठते हैं आपके, तो चुनी गई विधायिका उसी को कहा जाता है। वह सरकारों को भंग कर सकते थे। मतलब अगर मान लीजिए आपने वोट देके किसी को बना दिया सरकार, तो वो वायसराय के पास अभी भी अधिकार था कि उस सरकार को वो गिरा देगा। तो अभी भी उनके अधिकारों को बांध दिया गया, है ना दोस्तों। मतलब भारतीय नागरिकों के अधिकारों को बांध दिया गया कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या होता है, 1935 के संविधान के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, यानी कि राज्यों में भी चुनाव प्रारंभ हो जाते हैं 1937 में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली दिया था, जिसमें कहा था कि सभी को वोट देने का अधिकार है यहाँ पे, और वोट देके हम सरकार चुनेंगे। अब प्रांतों में चुनाव शुरू हो जाता है 1935 में। अब उसके बाद क्या होता है, अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस दल की सरकार बनी, लेकिन 1939 में ये सरकार जो है गिर जाती है दोस्तों। क्लियर है आप सभी को। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेज हो गया, जिसमें जन सामान्य का आक्रोश आपको देखने को मिलता है, और अंग्रेजी राज्य की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, उनकी नींदें हराम कर दी दोस्तों इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और सबको समझ में आ गया था कि अब जो है अंग्रेज सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। संविधान सभा का गठन हो जाता है फाइनली, और उनके काम करने के तरीकों के बारे में अब हम जानेंगे। इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में दोस्तों। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट है आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।